ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आज कई जगह पर बंद भी है। सीकर, दौसा, बाड़मेर सहित कई छोटे शहरों में आज बंद बुलाया गया है। इसके मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है। ये तीन तस्वीरें देखिए, दौसा, बाड़मेर और सीकर की तस्वीरें। इन जगहों पर बंद बुलाया गया। आज करौली के नादौती का गूड़ा चंद्रजी कस्बा भी आज बंद है। उदयपुर की घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है और इस आक्रोश को जताने के लिए ये बंद आज बुलाया गया है और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस जाब्ता भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। बात दौसा की, जहां कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने दौसा बंद का आह्वान किया है। दौसा बंद के आह्वान का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही दौसा के सभी प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद हैं। दौसा के मुख्य बाजारों में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। वहीं दौसा के बाहरी क्षेत्र के बाजारों में बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि इस बंद में किसी भी प्रकार की रैली और प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जा रहा और न ही कोई संगठन बंद कराने के लिए व्यापारियों को बाध्य कर रहा है। दौसा में बंद का जायजा लिया संवाददाता आशीष शर्मा ने। में हुए जघन्य हत्याकांड के जो असर है वो दौसा में देखने को मिल रहा है। लोगों में रोष है और रोष के बाद आज दौसा का जो बंद है उसका आह्वान किया गया था और उसका व्यापक असर दौसा में देखने को मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न हिंदू संगठनों और व्यापारिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया है, जिसी के चलते ये दौसा का बाजार पूरी तरह बंद है। हम दौसा के बिल्कुल व्यस्ततम बाजार में खड़े हुए हैं। ये व्यस्ततम बाजार है मानगंज और नया कटला का इलाका, जो पूरी तरह बंद है। और यहाँ पर जो खास बात यह है कि जो हिंदूवादी संगठन है वो बंद कराने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जो स्वैच्छिक बंद है वो उसका असर देखने को मिल रहा है और लोग यहाँ पर स्वैच्छिक रूप से बंद रख रहे हैं इस पूरे बाजार को। हम लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह का बंद का आह्वान किया गया है, क्या आह्वान किया गया है और कैसा असर देखने को मिल रहा है। एक बार के कहने से सबसे आग्रह किया गया, सबने स्वैच्छिक बंद रखा है और वो भी अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं। वो भी एक व्यापारी था, ये भी सब व्यापारी हैं, तो वो जानते हैं कि जो घटना कल उदयपुर में हुई वो दौसा में भी हो सकती है और ऐसी विभत्स घटना की सब वर्तना कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं और स्वैच्छिक बंद कर रहे हैं। बिल्कुल लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। हम बात करते हैं किस तरह का इस तरह की घटनाएं नहीं हो और आज बंद का जो कॉल किया गया है वो कैसा नहीं। जिस प्रकार ये घटना उदयपुर में घटी है घोर निंदनीय है और पर्टिकुलर योजनाबद्ध तरीके से व्यापारी द्वारा सरकार को सूचना देने के बाद भी उसकी रक्षा नहीं कर पाई। इस नाते हम बंद कर रहे हैं। आप बताओ क्या कहोगे और कैसा असर देखने को मिल रहा है। पूरे नगर में सब लोग अपने स्वप्रेरणा से है जो व्यापार प्रतिष्ठान बंद कर रहे हैं। सब लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है जिस प्रकार से एक व्यापारी के साथ में जघन्य घटना हुई है। और बड़ी खबर इस वक्त की, कन्हैया हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट। कन्हैया केस एनआईए को ट्रांसफर। बड़ी खबर, कन्हैया मर्डर केस एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया। उदयपुर हत्याकांड में बड़ा अपडेट, कन्हैया लाल केस एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया। उदयपुर डीजे कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। एनआईए को ये पूरा मामला, ये केस ट्रांसफर कर दिया गया है। बड़ा अपडेट इस वक्त का, कन्हैया लाल मर्डर मामले में, उदयपुर हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट। एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। उदयपुर डीजे कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस केस को एनआईए को ट्रांसफर कर दिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब इस पूरे मामले की तह तक जाएगी। बड़ी खबर, कपिल श्रीमाली मेरे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, अब इस केस की तह तक जाया जाएगा। अब इस केस के हर पहलू को बारीकी से देखा जाएगा। अब इस केस से जुड़े हर आरोपी तक पहुंचा जाएगा क्योंकि अब ये केस एनआईए को ट्रांसफर हो गया है। कपिल, अपडेट क्या? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिनों से लगातार ये संशय चल रहा था कि ये केस एनआईए को किस तरह से ट्रांसफर होगा, एनआईए कैसे अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और आरोपियों को कब एनआईए अपनी कस्टडी में लेगी। लेकिन देखिए आज इस पूरा जो मामला था इससे पर्दा उठ गया है। एनआईए की जयपुर कोर्ट से एक गोपनीय एप्लीकेशन उदयपुर डीजे कोर्ट को भेजी गई। उस गोपनीय एप्लीकेशन को मजिस्ट्रेट के सामने एनआईए टीम के जो मेंबर थे वो लेकर पहुंचे थे। उन्होंने उस एप्लीकेशन को मजिस्ट्रेट के सामने रखा। उस पर सुनवाई करते हुए फिलहाल कुछ ही देर पहले ये आदेश लिखवा दिए गए हैं कि
जो पूरा कन्हैयालाल हत्याकांड का जो पूरा मामला है, इसको अब एनआईए के सुपुर्द कर दिया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद में अब इस पूरे मामले से जुड़ी जो पत्रावलियां हैं, वो सारी पत्रावलियां, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो एसआईटी के पास में हो, चाहे वो पुलिस के पास में हो, वो सारी एनआईए को सुपुर्द की जाएगी, एनआईए कोर्ट तक भिजवा दी जाएगी। दूसरी, जो आरोपी 4 अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, उन चारों आरोपियों को भी एनआईए को सुपुर्द किया जा सकता है, क्योंकि अब आगे की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए द्वारा की जाएगी। और जो एनआईए है वो अब इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, आतंकी कनेक्शन और सारे जो कनेक्शन जो कि इस पूरे मामले में खंगालने जरूरी हैं, वो खंगालने में अब एनआईए की टीम जुट जाएगी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार 10 अधिकारियों की एनआईए की टीम राजस्थान में मौजूद है, और यही 10 अधिकारियों की टीम जो है वो जो ये आरोपी हैं इनसे पूछताछ करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि आईजी रैंक के अधिकारी भी राजस्थान पहुंच चुके हैं, जो कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करेंगे। एनआईए की टीम में आप बता रहे हैं 10 अधिकारी, कौन कौन से अधिकारी, अगर आप कुछ बता सकें। और दूसरी बात, क्या अब इन आरोपियों के अलावा और कितने लोग रडार पर, क्योंकि अब एनआईए के पास ये केस आ गया है, तो उन लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश रहेगी? बिल्कुल, देखिए 3 लोग एसआईटी द्वारा डिटेन किए हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब ये माना जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों को तो एनआईए को सुपुर्द किया जाएगा, लेकिन जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनसे कितनी पूछताछ अब तक हो चुकी है, क्या क्या उनके कंटेंट सामने आए, वो सारे कंटेंट के साथ में अगली पूछताछ के लिए डिटेन किए हुए आरोपियों को भी एनआईए के सुपुर्द किया जा सकता है। और एनआईए उनसे अब आगे की पूछताछ करते हुए यदि उनकी संलिप्तता सामने आती है तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अधिकारी किस रैंक के हैं, हमने यहाँ पर जो एनआईए की टीम मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मीडिया से दूरी बनाए हुए किसी तरह की बात करने को तैयार नहीं है। तो भी अधिकारियों की रैंक अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन एक आईजी रैंक के अधिकारी राजस्थान पहुंचे हैं, ये हमारे सोर्सेस से जानकारी मिली थी। और 10 एनआईए के 10 लोगों की जो टीम है वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। अच्छा, ये जानकारी ये पता मिल चल रही पाया है। कपिल, अब तक एनआईए का इंटरफेयर तो हो चुका था पहले ही, क्या अब ये पता चल पाया है अब तक इन आरोपियों के बारे में, कितनी बार ये लोग पाकिस्तान गए थे, दूसरे देश गए थे या नेपाल गए थे, और कहां कहां पर, क्योंकि खबर ये भी आई थी इन्होंने कुछ जगहों पर ट्रेनिंग भी ली थी, कहां कहां ट्रेनिंग ली इन्होंने, क्या ये इस बारे में कुछ पता चल पाया अब तक? देखिए, ये एनआईए के इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन जैसा कि जयपुर से डीजीपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया था कि साल 2014 में जो है वो पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली गई थी। तो पुलिस के आला अधिकारी ने, जो कि प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा किया गया था, उसके बाद एसआईटी के पास में ये मामला गया था, तो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें सामने आई थी कि ये पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेकर आया है। लेकिन अब एनआईए इस पूरे मामले की परतें खंगालेगी, क्योंकि दावत इस्लामिक संगठन से संबंध जो सामने आया है वो किस तरह से उसका संबंध रहा है, उसके कौन कौन से पहलू जो है वो, या जो उसकी जो दावत इस्लामिक संगठन के जो कार्य, कौन से कार्यों को भारत में ये प्रचार प्रसार कर रहे थे, ये सारी चीजें खंगालने की कोशिश अब एनआईए करेगी। तो एनआईए के पास में अब जो जांच पहुंची है, अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कॉन्टेक्स्ट जो है उनके बारे में परतें खुलनी शुरू होगी। आपने कपिल अभी कुछ देर पहले बताया कि एक आरोपी की बाइक का नंबर भी 2611 था, उससे उसका माइंडसेट पता लगाया जा सकता है। क्या इनका कोई इससे पहले का कोई आपराधिक इतिहास भी, अब अगर जैसे जांच टीम ने, एनआईए ने खंगाला होगा, क्या कुछ वो सामने आया इससे पहले, क्या किस तरह की प्रवृत्ति के ये दोनों रहे थे? देखिए, एनआईए अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है, लेकिन सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है, जो बाइक का नंबर 2611 हमारे सामने आया, उससे साफ पता चलता है कि आतंकी माइंडसेट का ये व्यक्ति है। 2611 के बाद में इसका जो बताया जाता है, इसका जो पूरा माइंडसेट है वो बदला है, और जब इसने 5000 रुपए देकर एक सामान्य से नंबर को अपने 2 व्हीलर के लिए लेने के लिए 5000 रुपए का प्रीमियम इसने पे किया है, तो ये इसकी मानसिकता को बताता है कि इसकी मानसिकता जो है वो कहीं न कहीं आतंकी गतिविधियों से जुड़ी हुई है। और जिस तरह की घटना को इसने अंजाम दिया है, जिस तालिबानी अंदाज में इसने कन्हैयालाल साहू की हत्या की है, तो ये स्पष्ट करता है कि ये कहीं न कहीं आतंकी संगठनों से इसका जुड़ाव हो सकता है। हालांकि प्राथमिक जानकारी में ये बात सामने आ रही थी कि कन्हैयालाल साहू की जो हत्या की गई है ये किसी तरह की आतंकी घटना नहीं है, क्योंकि ये जो है घटना, आतंकी घटना जो है वो भीड़भाड़ वाले इलाकों में अंजाम दी जाती है। ये स्थानीय स्तर पर गैंग बनाकर, गिरोह बनाकर एक खौफ पैदा करने वाली घटना के रूप में सामने आ रही थी। लेकिन तो इनके आतंकी कनेक्शन इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ये अब इन लोगों का वारदात को अंजाम देने का एक नया तरीका इन्होंने अपनाया हो, क्योंकि ट्रेनिंग तो इन्होंने पाकिस्तान ही जाकर ली है ना।
जी बिल्कुल, देखिए ये सारे इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं और निश्चित तौर पर ये एक नया तरीका हो सकता है, क्योंकि जिस बर्बरता के साथ में कन्हैयालाल साहू की हत्या की गई है, ये किसी भी आतंकी घटना से कम नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इससे जो खौफ पैदा हुआ है लोगों में, किसी भी आतंकी घटना के बाद में लोग जिस तरह से भयभीत रहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा खौफ इस घटना के बाद में उदयपुर वासियों में, और सिर्फ उदयपुर की बात ना करें, जिसने भी इस देश में इस वीडियो को देखा है उसके मन में एक खौफ पैदा हुआ है। तो ये घटना भी किसी आतंकी घटना से कम नहीं है, लेकिन एनआईए का प्राथमिक तौर पर ये कहना था कि किसी बड़े संगठन का इसमें हाथ हो, इस घटना में हाथ हो, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। एनआईए ने कतई ये क्लीन चिट अभी आरोपियों को नहीं दी है कि इनका संबंध किसी अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तानी संगठन से नहीं है, किसी आतंकवादी संगठन से नहीं है, सिर्फ इस घटना की अभी जिक्र किया गया है। हाँ, इनकी मानसिकता कपिल इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्होंने छुपने की कोशिश नहीं की, इन्होंने वीडियो बनाया, इन्होंने उसे वायरल किया ताकि लोगों में खौफ पैदा हो। ये इनकी पूरी प्लानिंग थी। बिल्कुल प्लानिंग इनकी थी, इनकी प्लानिंग बहुत पहले बन चुकी थी। 15 जून को कन्हैयालाल साहू द्वारा एक रिपोर्ट धानमंडी थाने में दी गई थी, जिसमें भय जताया गया था कि उसकी जान को खतरा है। ठीक 2 दिन बाद में 17 जून को ही ये वीडियो बना लिया गया था, हथियार बनवा लिए गए थे, और एसके इंजीनियरिंग फैक्ट्री का नाम आ रहा है जहां पर बैठकर वीडियो बनाया गया था। लेकिन आप देखिए कि वीडियो बहुत पहले से तैयार था और उसके 11 दिन बाद में घटना को अंजाम दिया गया। मतलब ये पूरी तरह से सुनियोजित था कि इस घटना को किसी भी सूरत में अंजाम देना है। और जैसे ही कन्हैयालाल साहू की दुकान पे होने की जानकारी मिली, ये दोनों लोग वहां पर कपड़े सिलवाने के बहाने पहुंचे और निर्दयतापूर्वक उसकी हत्या कर दी। अच्छा, एनआईए की टीम अब एसपी इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्री है वहां भी जाएगी, वहां पहुंचेगी, तफ्तीश करेगी, क्योंकि वहां से कुछ आप बता रहे थे हथियार भी बरामद हुए थे वहां से कुछ। जी बिल्कुल, देखिए इसी वजह से जो जानकारी मिल रही है कि एनआईए अभी इन्हें दिल्ली लेकर नहीं जाएगी, अभी एनआईए की टीम राजस्थान में रखकर इनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि कई सारे मौकों की तस्दीक करानी है, कई सारे इलाकों में इन्हें लेकर जाना है जहां से इनके तार जुड़े हुए हो सकते हैं। ये पूछताछ में जिन जिन इलाकों के बारे में जानकारी देंगे, उन सभी जगहों पर एनआईए की टीम जो दोनों मुख्य आरोपी हैं उन्हें लेकर जा सकती है और वहां ले जाकर इनसे पूछताछ की जाएगी, मौका तस्दीक करवाई जाएगी। एसपी इंडस्ट्रीज के ऑनर कौन, उसके क्या संबंध थे इन दोनों से? देखिए, एसके इंजीनियरिंग फैक्ट्री के ओनर का नाम शोएब सामने आया है। उसके किस तरह के संपर्क हैं इसका खुलासा एसआईटी द्वारा नहीं किया गया, लेकिन ये बताया गया है कि वो इनके संपर्क में जरूर था। अब अभी शोएब डिटेन किया हुआ है या नहीं किया हुआ, इसकी जानकारी भी स्पष्ट तौर पर नहीं मिल पाई है। लेकिन अगर उस फैक्ट्री में कोई वीडियो बनाया गया है, वहां से हथियार बनाने की बातें सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पर एसआईटी की टीम उससे पूछताछ में जुटी हुई होगी या पूछताछ उससे की गई होगी। तो अब एनआईए को जब मामला पहुंचा है तो वो व्यक्ति भी एनआईए के रडार पर होगा और एनआईए उससे भी पूछताछ कर सकती है। उसके अलावा और भी जो इसमें कड़ियां जुड़ेगी, उन सभी से पूछताछ का दौर शुरू हो सकता है। कपिल बने रहेगा हमारे साथ। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में अपडेट है, दोनों आरोपियों का मेडिकल करवा दिया गया है। अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में इनका मेडिकल करवाया गया है। जेल में तैनात डॉक्टर हंसराज सामरिया ने दोनों आरोपियों का मेडिकल किया। संगीन मामले के चलते जेल में ही इनका मेडिकल करवाया गया। बड़ी खबर, अपडेट इस वक्त की, अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में मेडिकल, जेल में तैनात डॉक्टर हंसराज सामरिया ने इनका मेडिकल किया। अभिजीत जुड़ गए हमारे साथ अजमेर से। अभिजीत, मेडिकल करवाया गया दोनों का? कुछ देर पहले ही ये दोनों आरोपी हैं जिन्हें देर रात करीब 3 बजे हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया था। सुरक्षा कारणों के चलते सुबह से उनके मेडिकल कराने की बात चल रही थी। कई मर्तबा ये बात निकल के सामने आई कि जेएलएन हॉस्पिटल से एक मेडिकल बोर्ड टीम जो है वो हाई सिक्योरिटी जेल पहुंचेगी, लेकिन अंत में ये हुआ कि जो हाई सिक्योरिटी जेल में तैनात डॉक्टर है हंसराज सामरिया, उन्हीं के जरिए इन दोनों आरोपियों का मेडिकल किया गया। क्योंकि ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल रात को ही ये दोनों आरोपी जुडिशियल कस्टडी के ऑर्डर के बाद उदयपुर से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट हुए थे। और अब एनआईए के पास इस पूरी मामले की जांच आई है, लिहाजा एनआईए किस तरीके से आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी उससे पहले एक मेडिकल रिपोर्ट बनना बहुत जरूरी है इन दोनों आरोपियों का। तो इस लिहाज से अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में अब से कुछ देर पहले दोनों आरोपियों का मेडिकल मुआयना करा दिया गया है। और अब जो है ये नजरें लगी हुई है कि कब एनआईए की टीम जो है अजमेर पहुंचकर इन दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड के जरिए जयपुर लेकर जाती है, जहां से पुलिस कस्टडी के जरिए इनके साथ आगे की इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल नहीं है, इस लिहाज से एनआईए जो है वो कोशिश यही करेगी कि जयपुर एनआईए कोर्ट में इनको पेश कर पुलिस कस्टडी ली जा सके और
आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा सके, जिस तरीके से इस मामले में लगातार और भी गिरफ्तारियां हो रही है, कुछ लोग हिरासत में भी हैं, कई तरह की और बातें भी निकल कर सामने आ रही है। उन तमाम पहलुओं को देखते हुए अब जांच का दायरा जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो SIT गठित की गई थी सरकार की ओर से, उससे एक कदम आगे बढ़कर अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के हाथ में आ गया है और NIA भी इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत जुड़ने के लिए हमारे साथ। कपिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिल, उस फैक्ट्री देखिए मेडिकल हो गया इन दोनों का, मैं फिर से उस फैक्ट्री पर आ रहा हूं जहां पर इन दोनों ने बैठकर वीडियो वायरल किया था। कपिल, आपने बताया कि वहां से कुछ हथियार भी बरामद हुए थे, किस तरह के वो हथियार थे, क्या ये खुलासा हो पाया, ये बताया? चलिए कपिल से जुड़ने की कोशिश करेंगे फिर से, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों आरोपियों का अजमेर की जेल में, हाई सिक्योरिटी जेल में, अजमेर जेल में रखा गया था। अजमेर जेल में इन दोनों आरोपियों का, इन दोनों अपराधियों का, खूंखार अपराधियों का मेडिकल करवाया गया। कपिल जुड़ गए हमारे साथ। कपिल, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल। मैं कपिल, सवाल मेरा ये था, SP इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्री है, आप बता रहे थे वहां से कुछ हथियार बरामद हुए, क्या खुलासा हुआ, क्या बताया गया कि किस तरह के हथियार मिले हैं वहां से? देखिए, वो जो फैक्ट्री है वो फैब्रिकेशन वर्क करती है, तो ये अनुमान था कि ये हथियार उसी फैक्ट्री में बनाए गए हैं, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के जो हथियार हैं वो बाजार में नहीं मिला करते हैं। इन्हें स्पेशली जो ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से बनवाते हैं, तो यही अनुमान है कि ये उसी फैक्ट्री में बनाए गए हैं। साथ ही SIT की टीम ने कल हथियारों को बरामद किया है। ये वही हथियार हैं जो बरामद किए गए हैं, वो कन्हैयालाल साहू की हत्या में जिन हथियारों का प्रयोग किया गया था, जिन बड़ी छुरी का प्रयोग किया गया था, जिन्हें वीडियो में दिखाया जा रहा है, उन्हीं हथियारों को फैक्ट्री से बरामद करते हुए जो फैक्ट्री को सीज करने की वो कार्रवाई की गई थी। तो हथियार वही है। SIT के अधिकारियों ने भी बताया है कि उन्हें हथियार बरामद हो गए जिस हथियार से हत्या की गई थी, और हथियार बरामद होने के बाद ही FIR के अंदर आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ी गई है ताकि FIR को और मजबूत बनाया जा सके। अच्छा, आप ये बता रहे कपिल कि जिन हथियारों से वारदात को अंजाम दिया गया, जो हथियार वीडियो में दिखाए जा रहे थे जिनसे वारदात को अंजाम दिया गया, वो इसी फैक्ट्री में बनाए गए? देखिए, ये सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, क्योंकि उसी फैक्ट्री में वीडियो बनाया गया, वहां पे वो सोफा भी मिला है जिस पर बैठकर इस वीडियो को बनाया गया, और वो हथियार अच्छा, एक आखिरी सवाल, NIA की टीम में आप बता रहे हैं NIA की टीम यहाँ पर मौजूद है, अब ये टीम अलग अलग जगह पर जाकर पूरी जांच करेगी? हैंडओवर हो गया है केस NIA को, राजसमंद के भीम में भी जाएगी, उदयपुर में भी जाएगी, अलग अलग जगहों पर जाकर जांच होगी? बिल्कुल। NIA की इन्वेस्टिगेशन का अपना एक तरीका है, वो बहुत बारीकी से हर पहलू को खंगालने की कोशिश करती है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से ये जुड़ा हुआ मामला अब बन जाता है। तो ऐसे में NIA की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हर पहलू को खंगालते हुए किसी भी तरह की चूक ना करे और इसमें जो भी कड़ियां सामने आए उसका खुलासा करे। तो अब सभी जगहों पर जाएगी NIA की टीम और कार्रवाई करेगी। ठीक है, शुक्रिया कपिल, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। कपिल श्रीमाली मेरे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े और तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाई। दोनों आरोपियों का मेडिकल हुआ अजमेर जेल में, और सबसे बड़ी अपडेट ये कि केस हैंडओवर हो गया है NIA को। NIA ने अब NIA इस पूरे केस की तह तक जाएगी। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और खबर श्री गंगानगर से है, जहां एक युवक का अपहरण किया गया था, अब उसका शव यहां मिला है। राज्यसर से युवक का अपहरण किया गया था, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, पोस्टमार्टम करवाने से भी इनकार परिजनों ने कर दिया है। 2 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं परिजनों ने, दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं परिजन। 2 दिन पहले बता दें आपको, मृतक जसवंत गोदारा का अपहरण हुआ था और आज जसवंत का शव मिला है। राज्यसर से युवक का अपहरण किया गया था, परिजन पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। शव मिलने से इलाके में सनसनी, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया है। दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। 2 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप परिजनों के। बड़ी खबर इस वक्त। बनती है सारी। गोपीराम तो पहल बहुत मुलजिम है ही, एक बिनियाल है, बिगो नाम मैं जानू को नहीं। दूसरी बात, धोलाराम मीणा वो में शामिल है। एक जो को मीणो के नाम है बिगो सज्जन कुमार, बिगो मेन मकसद है। ये 2 आदमी तो मेरी नजरा में है, बाकी को मैं क्या कहूँ, उसको भगवान ने जान नहीं है। और आपकी क्या मांगे है?
और मांग मेरी यह है, जीते तक मैंने न्याय नहीं मिला है, बीते तक मैं की इसका अपहरण कर करके और इसकी हत्या करके इसकी डेड बॉडी को नहर में डाल दिया था। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके और डेड बॉडी को तो बरामद कर लिया है वहाँ नहर से, और मुलजिमों को भी हमने राउंड अप कर लिया। और अब बात जयपुर की, जहां 1 अप्रैल से राजधानी के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों को धरना स्थल से हटा दिया गया है। स्वास्थ्य सहायकों का आरोप है कि देर रात पुलिस ने जबरन सभी स्वास्थ्य सहायकों को हटा दिया और अलग अलग जगहों पर लेकर चली गई। आज धरना स्थल पर ना तो स्वास्थ्य सहायकों का टेंट नजर आ रहा है और ना ही कोई कोविड स्वास्थ्य सहायक। शहीद स्मारक पर क्या हाल है, बता रहे हैं संवाददाता सौरभ गृहस्थी। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन पर पुलिस की सख्ती। जी हां, पिछले 3 महीने से शहीद स्मारक पर धरना दे रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों को हटा दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने देर रात तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायकों को शहीद स्मारक से हटाकर जो है वो अलग अलग जगहों पर ले गई है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का ये आरोप है कि पुलिस जो है वो रात को पहुंचती है और उसके बाद उनके तंबू जो है वो उखाड़ लिए जाते हैं और उनके तमाम नेताओं को जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया है। साथ ही जो तमाम जो दूसरे कोविड स्वास्थ्य सहायक थे उनको। और बड़ी खबर आ रही है कोटपुतली से। कोटपुतली में 2 महिलाओं की मौत। पेपर मिल में काम करते समय हादसा हुआ। पेपर के बंडल के नीचे दबने से महिलाओं की मौत हो गई। सूचना पर पनियाला पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से अब इनकार कर दिया है। परिजन और ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। केशवाना फैक्ट्री एरिया स्थित कृष्ण पेपर मिल की यह घटना। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। कोटपुतली से 2 महिलाओं की मौत। पेपर मिल में काम करते वक्त हुआ हादसा। सूचना पर पनियाला पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पोस्टमार्टम करवाने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। मुआवजे की मांग परिजन कर रहे हैं। केशवाना फैक्ट्री एरिया स्थित कृष्ण पेपर मिल की घटना। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।